इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के विषय में बात की थी मैंने, और उसमें व्यापक चर्चा की थी कि गर्मी में कैसे मौसम काम करता है, कैसे पश्चिमोत्तर भारत धीरे धीरे गर्म होकर दधकने लगता है। पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ विषुवत रेखा से खिसक कर भारत में ITCZ स्थापित हो जाता है। ये ITCZ का प्रतीक है। तो कैसे ITCZ, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है ITCZ भारत की ओर चला आता है, यानी पश्चिमोत्तर भारत हवाओं के अभिसरित होकर ऊपर उठने का क्षेत्र बन जाता है। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो का टाइटल है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। उसमें बताया गया है कि कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की ओर आकर्षित होता है। मैंने यही तक उसमें बताया था कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आकर्षित हो जाता है। अब इसके बाद की बात इस वीडियो में है, ठीक है। थोड़ा सा परिचय दे दूं कि कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की तरफ आता है, ठीक है। देखिए, सूर्य वर्ष भर में कभी विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर। लेकिन एक खास बात है कि सूर्य चाहे कर्क रेखा पर लंबवत चमके, चाहे मकर रेखा पर, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो गया, यानी उत्तरी गोलार्ध में चला गया, उत्तरायण हो गया। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। लेकिन सूर्य चाहे कर्क रेखा पर लंबवत चमके, चाहे मकर रेखा पर, बीच में पड़ता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें बिल्कुल लंबवत भले न पड़े, थोड़ी सी तिरछी ही पड़े, लेकिन विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें यानी बिल्कुल सिर पर, है ना। विषुवत रेखा पर, हम तो विषुवत रेखा पर रहते नहीं है ना, हम तो भारत में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम तो कर्क रेखा के आसपास है ना। तो लेकिन विषुवत रेखा पर जो देश हैं वहां पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं, चाहे सूर्य की विषुवत कर्क रेखा पर हो चाहे मकर रेखा पर हो, लेकिन विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं। ये विशेषता है, ठीक है, आप ये स्वीकार कर लीजिए। तो विषुवत रेखा पर साल भर गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो वायुमंडल में निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। कहाँ? विषुवत रेखा पर। लो प्रेशर जोन, इस लो प्रेशर जोन इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। तो इस विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं चल पड़ती हैं, है ना। ये हवाएं 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी से चलती हैं। कहाँ? विषुवत रेखा की तरफ। 35 डिग्री उत्तरी से विषुवत रेखा की तरफ और 35 डिग्री दक्षिणी से विषुवत रेखा की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड। व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पर चल पड़ती हैं और टकराकर एक दूसरे से चल पड़ती हैं और एक दूसरे से टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है, हवाएं ऊपर उठती हैं वहां पर। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी। क्यों? क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। देखिए, ये उत्तर पूर्वी यानी इधर उत्तर और इधर पूर्व, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व से आने वाली पवनों को हम उत्तर पूर्वी कहते हैं। दक्षिण पूर्व से आने वाली पवनों को हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। इतना समझ गए कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन क्या है? समझ गए? 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो हवा साल भर विषुवत रेखा की तरफ बहती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है। तो 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो हवा साल भर विषुवत रेखा पर प्रवाहित होती है उसे हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। तो विषुवत रेखा पर जो दोनों गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आती हैं और टकराकर ऊपर उठती हैं, तो उस जोन को, विषुवत रेखा का वह जोन जहां पर हवाएं अभिसरित होती हैं यानी टकराती हैं, हवाओं में कन्वर्जन होता है, अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं, उसे हम ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण मतलब हवाओं का टकराव, अभिसरण, ITCZ, ठीक है। होता क्या है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि स्थलखंड जल्दी गर्म हो जाते हैं, सागर की तुलना में स्थलखंड जल्दी गर्म होते हैं और ज्यादा गर्म होते हैं। आप अपने छत पर एक बाल्टी पानी रखिए, जब सूर्य एकदम आपके सिर पर, दोपहर के 12 बजे एक बाल्टी पानी रखिए, ठीक है। आप अपने छत के फर्श पर 1 घंटे बाद हाथ रखिए,
रखिए। 1 घंटे बाद जब बाल्टी का पानी गर्म हो जाए तो बाल्टी के पानी में हाथ डालिए। आपका हाथ जलेगा नहीं, लेकिन अगर आप अपने छत के फर्श पर हाथ रख दिए तो आपका हाथ जल सकता है, अगर जून जुलाई का महीना है तो। क्यों? क्योंकि चट्टानें जल्दी गर्म हो जाती हैं और ज़्यादा गर्म होती हैं। जल उतनी न जल्दी गर्म होता है और न ही उतना ज़्यादा गर्म होता है। जल देर से गर्म होता है, कम गर्म होता है। जो चट्टानें होती हैं जल्दी गर्म हो जाती हैं और ज़्यादा गर्म होती हैं, है ना। तो जो ITCZ है इस पर डिपेंड करता है कि ग्लोब पर, पृथ्वी पर कहां पर भूखंड ज्यादा गर्म हो रहा है। भाई अगर सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा ज्यादातर तो पहले सागरीय क्षेत्रों से गुजरता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। विषुवत रेखा का ज्यादातर क्षेत्र समुद्रों में समुद्रों के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, बिल्कुल एकदम सिर पर। लेकिन 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। सूर्य उत्तरायण होते होते 21 जून को कहां चलाता है? कर्क रेखा पर चलाता है 21 जून को। लेकिन स्थल खंड चट्टान है। स्थल खंड की विशेषता क्या है कि समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और ज्यादा गर्म होता है। तो स्थल खंड 21 जून का इंतजार नहीं करता है। स्थल खंड, बहुत से लोगों ने पिछले वीडियो में जो कमेंट किए थे उसको आधार मानकर भी मैंने आज का वीडियो बनाया है ताकि आप समझ सके। स्थल खंड 21 जून का इंतजार करेगा नहीं, स्थल खंड गर्म होना शुरू कर देता है। जैसे ही सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, स्थल खंड गर्म होना शुरू हो जाता है। आपको ये बात भी मैं यहाँ पर दोहरा दूं, आप जानते भी हैं कि स्थल खंड ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड कम है। आप अपना विश्व मानचित्र खोल कर देखिए या दीवार पर टांगे हैं मानचित्र, उसको देखिए। ग्लोब पर ज्यादातर स्थलखंड या महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंडों की कमी है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। लेकिन उसके पहले ही मई के महीने में ही स्थलखंड यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये भारत का उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान। भाई भारत तो तब भी था जब पाकिस्तान नहीं बना था, समझने वाली बात है। आप लोगों को और मैच्योर बनना पड़ेगा। भारत तो तब भी था जब पाकिस्तान नहीं बना था। भारत का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से है। हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में पूरा भूखंड भारत ही है। बांग्लादेश भी भारत से ही अलग हुआ है, पाकिस्तान भी भारत से ही अलग हुआ है, सब कुछ भारत है। जो भी हिंद महासागर के उत्तर में है, जलवायु राजनीतिक सीमाएं नहीं देखती है। जलवायु ये थोड़ी देखेगी कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे है तो हवाएं उधर नहीं जाएंगी। एक गाना है ना रिफ्यूजी फिल्म का, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो मेरा मतलब कि जलवायु देश की सीमाएं नहीं देखेगी। भारत से मतलब पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कुछ भारत। तो पूरे पश्चिमोत्तर भारत में पाकिस्तान समेत मई आते आते जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है, तो मई महीने तक आते आते ही पूरा पश्चिमोत्तर भारत यहाँ पे इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि पश्चिमोत्तर भारत में एक लो प्रेशर का जोन विकसित होता है, निम्न दबाव का केंद्र विकसित होता है। मई महीने के अंत तक आते आते ये निम्न दबाव का क्षेत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि हिंद महासागर की हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये लो प्रेशर का जोन इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ये लो प्रेशर का जोन या निम्न दबाव का क्षेत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, हिंद महासागर में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। फेरल का नियम है, फेरल ने कहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ घूम जाती हैं। ठीक है, तो होता यह है कि पश्चिमोत्तर भारत में विकसित ITCZ जब बहुत शक्तिशाली होकर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोनों को अपनी तरफ खींचता है, तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोने इस दिशा में उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहेंगी। फेरल का नियम याद रखिए, फेरल ने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं।
तो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये हवाएं अपनी दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी ये हवाएं अपनी दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। देख रहे हैं आप भाई, इन हवाओं के लिए उत्तरी गोलार्ध में दायां किधर हुआ? इधर हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में जाते ही ये हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। फेरल लिखा है, फेरल का नियम है। क्यों मुड़ जाती हैं? ये कोरियालिस बल का प्रभाव होता है। कोरियालिस बल हम आपको वायुमंडल जब चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर तो उसमें हम आपको विश्व भूगोल में वायुमंडल चैप्टर में हम आपको कोरियालिस बल पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि कैसे हवाएं दाएं मुड़ जाती हैं या बाएं मुड़ जाती हैं। ये तो दूसरा चैप्टर है, उसमें हम अभी नहीं जाना चाहेंगे। फेरल ने कहा है कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में विकसित आईटी सिस्टम जब अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में पहुंचते ही दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, और दाहिनी ओर मुड़कर भारत की ओर रुख कर लेती हैं। भारत की ओर रुख मतलब भारत की ओर चल पड़ती हैं। चूंकि ये पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए भारत में इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। हिंद महासागर से होकर आने के चलते ये हवाएं अत्यधिक आर्द्र होती हैं, बहुत नमी वाली हवाएं होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा पानी होता है, जलवाष्प बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सागर के ऊपर से बहकर आ रही हैं। इतना आप समझ गए? ठीक है। तो भारत में चूंकि ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं, इसलिए इन्हें हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के निशाने पर सबसे पहले मालाबार तट आता है। केरल का जो मालाबार तट है, सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून के निशाने पर मालाबार तट आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले 1 जून को पहुंचता है। सबसे पहले 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है और मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा होती है। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है, ठीक है, पूरा जो पश्चिमी तटीय मैदान है उस पर वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल में 1 जून को पहुंचता है और 15 जुलाई तक आते आते, सब कुछ लिखना है, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखिए। 1 जून को केरल में पहुंचता है और 15 जुलाई तक आते आते पूरा भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। पूरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब? 15 जुलाई तक। सब पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बार बार बनता है। 1 जून को केरल के मालाबार तट तक और 15 जुलाई तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है, यानी 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा 1 जून को प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक भारत में वर्षा होती रहती है, यानी भारत 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अधीन होता है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है। एक अरब सागर शाखा, यानी जो हवाएं अरब सागर के ऊपर से आती हैं उन्हें अरब सागर शाखा कहते हैं, और जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से बहकर आती हैं, अभी मैंने बंगाल की खाड़ी बनाया नहीं है क्योंकि आज मैं अरब सागर शाखा ही पढ़ा रहा हूँ, तो जो हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर आती हैं उन्हें हम बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए अरब सागर शाखा। अभी तक मैंने जो बोला उसे आपने लिख लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर पश्चिमी घाट पर्वत से, या इस तरह से देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा केरल में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर 1 जून को सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा करती है। इसके बाद अरब सागर शाखा पूरे
पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर शाखा द्वारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, अरब सागर शाखा द्वारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब 1 जून को अरब सागर शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है 1 जून को, तो इस घटना को हम मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। आपसे सवाल पूछेगा मानसून प्रस्फोट क्या है, आप विकल्प में क्या चुनेंगे? वो वाला विकल्प चुनेंगे जिसमें लिखा हो 1 जून को केरल में होने वाली वर्षा, उसे हम क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होने वाली वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी भारत में जहां भी पहाड़ियां हैं वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। होता है कि सामने पहाड़ी है, हवा बहते हुए आई, पहाड़ी से टकराई, और पहाड़ी से टकराकर हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी। हवा पहाड़ी से टकराकर रुकती नहीं है, बल्कि ऊपर उठने का प्रयास करती है। हवा जैसे जैसे ऊपर उठेगी, हवा के तापमान में कमी आएगी, और जैसे ही हवा के तापमान में कमी आएगी, हवा अपनी नमी को पहाड़ के ढाल पर छोड़ देती है। तो हवा पहाड़ी से टकराकर हवा जो ऊपर उठती है और हवा के तापमान में जो कमी आती है, उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक ताप ह्रास। इसे हम अभी आपको विधिवत लिखवा रहे हैं, अभी तो हम समझा रहे हैं, एडियाबेटिक ताप ह्रास। तो पहला पॉइंट मैंने बताया अभी, नेक्स्ट पॉइंट, कि भारत में वर्षा का जो वितरण है वो पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी जहां भी पहाड़ियां हैं वहां पर हवाएं उन पहाड़ियों से टकराकर, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून उन पहाड़ियों से टकराकर उनके ढालों पर अधिक वर्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पहाड़ियों से टकराता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पहाड़ियों से टकराता है तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के सहारे ऊपर उठती चली जाती हैं। तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के सहारे ऊपर उठती चली जाती हैं। ये पहाड़ और ये हवाएं, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, और ऊपर उठने के क्रम में हवा के तापमान में कमी आ जाती है। इसे हम कहते हैं एडियाबेटिक ताप ह्रास। नेक्स्ट पॉइंट, एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण हवा के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि हवा अपनी सारी नमी पर्वत के ढाल पर छोड़ देती है। हवा अपनी सारी नमी पहाड़ी के ढाल पर छोड़ देती है, ठीक है। इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जब हवाएं पर्वतों की ढाल के सहारे ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं और एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण हवाओं के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि अपनी सारी नमी यहीं छोड़ देती हैं, तो इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, उदाहरण के लिए जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है, तो पश्चिमी घाट से टकराने के पश्चात ऊपर उठती है और एडियाबेटिक ताप ह्रास के चलते अपनी सारी नमी पश्चिमी तटीय मैदान पर छोड़ देती है। यही कारण है कि गुजरात तट से लेकर कन्याकुमारी तट तक अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज्यादा वर्षा मालाबार तट पर होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से केरल में टकराती है।
अरब सागर शाखा सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से केरल में टकराती है और 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक मालाबार तट पर वर्षा होती रहती है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अरब सागर शाखा द्वारा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? मालाबार तट पर। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 जून को वर्षा प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक लगातार चलती रहती है, इसलिए मालाबार तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है और महाराष्ट्र में कम वर्षा होती है ना? क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट की दक्षिणी पहाड़ियां अधिक ऊंची हैं। क्योंकि पश्चिमी घाट की दक्षिणी पहाड़ियां अधिक ऊंची हैं। आप समझ गए ये बात? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चूंकि पश्चिमी घाट की दक्षिणी पहाड़ियां अधिक ऊंची हैं, या दूसरे भाषा में चूंकि पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिक ऊंचा है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भागों में ही अधिक वर्षा प्राप्त होती है और उत्तरी भागों में कम वर्षा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ जितना ही ऊंचा होगा, हवा को उतना ही ऊपर उठने का मौका मिलेगा, और हवा जितने ही ऊंची उठने का मौका मिलेगा उतना ही ज्यादा नमी को नीचे गिराएगी, उतनी ही ज्यादा वर्षा प्राप्त होगी। समझ रहे हैं आप? और पहाड़ी अगर कम ऊंची है, पहाड़ी अगर इतनी ही ऊंची है, तो हवा भी ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएगी, इतना ही उठेगी, परिणाम स्वरूप थोड़ी कम वर्षा होगी। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भागों में अर्थात मालाबार तट पर अधिक वर्षा होती है, कोंकण तट पर कम वर्षा होती है, या उत्तरी मैदान पर कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट की दक्षिण पहाड़ियां अधिक ऊंचाई पे हैं और पश्चिमी घाट उत्तर में अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के पश्चात नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है। यह सतपुड़ा पहाड़ी इसके उत्तर में है नर्मदा भ्रंश घाटी, और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है तापी भ्रंश घाटी। तो पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के पश्चात अरब सागर शाखा नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी में प्रवेश कर जाती है और आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये हवाएं अमरकंटक पठार पर वर्षा करती हैं। पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये हवाएं अमरकंटक पठार तक वर्षा करने में सक्षम हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्हें गैप मिल जाता है। ये देख रहे हैं, खुला हुआ क्षेत्र है। नर्मदा घाटी का जो मुहाना है खुला हुआ है, यहाँ कोई पर्वत नहीं है। तापी नदी का जो मुहाना है वो खुला हुआ है, यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है। तो ये हवाएं तापी भ्रंश घाटी में और नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवेश करती हैं और आगे बढ़कर अमरकंटक पठार तक वर्षा करती हैं। ठीक है, अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र में गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराती है। फिर से दोहरा रहा हूँ, अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। यही कारण है कि गुजरात का अधिकांश क्षेत्र सूखा है। ये जो पूरा गुजरात है ना, यानी कच्छ वाला क्षेत्र हो गया, ये बाकी क्षेत्र गुजरात बहुत ही सूखा है, वहां पर वर्षा नहीं होती है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यही कारण है कि अधिकतर गुजरात का क्षेत्रफल सूखाग्रस्त होने के बावजूद सौराष्ट्र क्षेत्र की ये पहाड़ियां अर्थात गिर और मांडव पहाड़ियां हरे भरे जंगलों से ढकी हुई हैं। अधिकतर गुजरात क्षेत्र सूखा होने के बावजूद गिर और मांडव की पहाड़ियां हरे भरे जंगलों से ढकी हुई है। क्यों? क्योंकि अरब सागर शाखा इन पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर वर्षा करती है। जहाँ जल वहाँ जीवन, तो वहाँ पर ज्यादा वनस्पति उगाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराने के पश्चात अरब सागर शाखा गुजरात के उत्तर में प्रवाहित होती है। ठीक है, और अरावली श्रेणी की गुरुशिखर चोटी से टकरा जाती है। अरावली श्रेणी से हमने कहा ना कि भारत में वर्षा का वितरण पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित होता है। जहां भी पहाड़ियां हैं वहां पर ज्यादा वर्षा होगी। क्यों? थोड़ी देर पहले बताया कि पहाड़ियों की ढाल के सहारे हवाएं ऊपर उठती हैं,
हवाओं के तापमान में गिरावट होती है, इससे हम एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। एडियाबेटिक ताप ह्रास के चलते हवाएं अपनी नमी को पहाड़ के ढाल पर छोड़ देती हैं। तो आप देखेंगे अरब सागर शाखा मांडव और गिर पहाड़ियों से टकराने के पश्चात उत्तर की ओर बहती है और अरावली की गुरु शिखर चोटी से टकरा जाती है। यही कारण है कि अरब सागर शाखा राजस्थान के माउंट आबू में, गुरु शिखर चोटी कहाँ है? माउंट आबू में है, ठीक है। तो अरब सागर शाखा अरावली की गुरु शिखर चोटी से टकराने के बाद माउंट आबू में वर्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन अरब सागर शाखा अरावली श्रेणी पर वर्षा नहीं करती। अरब सागर शाखा गुरु शिखर चोटी से टकराकर वहां पर माउंट आबू में वर्षा करती है, लेकिन अरब सागर शाखा पूरे अरावली पर वर्षा नहीं करती। क्यों? क्योंकि अरावली श्रेणी का विस्तार अरब सागर शाखा की हवाओं के समानांतर है, अर्थात अरब सागर शाखा की हवाएं अरावली के समानांतर निकल जाती हैं। यानी जिस दिशा में अरावली फैली हुई है उसी दिशा में अरब सागर शाखा की हवाएं आगे बढ़ जाती हैं, जिसके चलते इन हवाओं को अरावली से टकराने का मौका नहीं मिल पाता है, अर्थात ये हवाएं अरावली से नहीं टकरा पाती हैं। यही कारण है कि अरब सागर शाखा से राजस्थान में वर्षा प्राप्त नहीं होती है। आप समझ गए? जो राजस्थान का क्षेत्र है उसमें अरब सागर शाखा से वर्षा प्राप्त नहीं होती है। एकमात्र अपवाद है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी ऊंचाई पर स्थित है, इसके चलते हवाएं वहां पर टकराती हैं, थोड़ा बहुत वर्षा वहां पर हो जाती है माउंट आबू में। शेष जो अरावली है उससे ये हवाएं टकरा नहीं पाती हैं, न टकरा पाती हैं और न ही ऊपर उठ पाती हैं। टकराएंगी नहीं तो ऊपर नहीं उठेंगी, ऊपर नहीं उठेंगी तो एडियाबेटिक ताप ह्रास नहीं होगा। एडियाबेटिक ताप ह्रास नहीं होगा तो अपनी नमी को छोड़ेंगी नहीं, तो समानांतर निकल जाती हैं। इसीलिए राजस्थान में इन हवाओं से वर्षा नहीं होती है। ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, ठीक है। अरब सागर शाखा को मैंने जितना कुछ बताया आप अपनी बुद्धि और विवेक का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए उसे लिख डालिए। किताबों में बहुत सारा बकवास लिखा हुआ होता है। मैं प्रकाशन का नाम लेना उचित नहीं है कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था। बहुत ही लोकप्रिय किताब है। इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लड़के लड़कियां या प्रतियोगी उस किताब को भारतीय भूगोल के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। जलवायु एक ऐसा चैप्टर है कि किताबों में मैंने देखा है कि ज़्यादातर बकवास ही लिखा होता है। वहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, मूल बात बताई नहीं जाती। खासकर आईएएस के एग्जाम में जिस तरह से सेंटेंस दिए जाते हैं कि 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस देंगे, बोलेगा कि गलत कथन को पहचानिए, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है, या सही कथन को पहचानिए। तो ये जो पॉपुलर प्रकाशन की किताबें हैं इनसे पढ़ के जलवायु जैसा चैप्टर स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रधान बात है, गौड़ बात नहीं है। वही बातें बता रहा हूँ जहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे आप देखिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही नोट कर लीजिए। न केवल आईएएस, पीसीएस, एसएससी हर एग्जाम के लिए जरूरी है। एसएससी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एसएससी वाले लड़के बहुत सारा फैक्ट रट डालते हैं। सवाल वहां से नहीं आते हैं, सवाल वहीं से आते हैं जो सबसे सरल हिस्सा होता है, सबसे इजी होता है। किसी भी एग्जाम में 90% सवाल, किसी भी एग्जाम में 90% सवाल बिल्कुल बेस से पूछे जाते हैं, जो बेस होता है जहां से समझ विकसित होती है। तो ये बेस बढ़ा रहा हूं मैं। बेस को आप समझ लेंगे, आईएएस हो चाहे एसएससी हो, हर एग्जाम में ये काम देता है। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, दुनिया भर का फैक्ट रखना शुरू कर देंगे। अब फैक्ट में क्या है, 100 फैक्ट में से काम लायक 10 फैक्ट होते हैं, बाकी 90 फैक्ट एकदम बेकार होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाशक को क्या चाहिए, या जो कोचिंग चलाते हैं इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में, इन्हें क्या चाहिए, लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देते हैं। लड़के भी आजकल के वही हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अरे वाह गुरुजी ने हमको 1000 फैक्ट लिखवा डाले। अरे भाई साहब, उपकार जैसे प्रकाशन में बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। मैं गलती किया, मैंने उपकार का नाम ले लिया। उपकार बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है, तो इसके लिए कोचिंग करने की क्या जरूरत है, पढ़िए ना उपकार, जब फैक्ट ही रखना है तो मैं ये कहना चाह रहा था, छोटी सी बात, कि ज़्यादातर सवाल बेस से पूछे जाते हैं, और यानी जो सबसे सरल भाग हैं किसी भी चैप्टर के, ज़्यादातर सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन लोग पढ़ते क्या हैं, कठिन चीज़ें, यही गड़बड़ी हो जाती है।
90% सवाल हमेशा बेस से पूछे जाते हैं, वो सवाल जो कक्षा 8, 9, 10 का बच्चा भी उसे जानना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो बताया उसे नोट कर लीजिए। तो अरब सागर शाखा के बाद अगला चैप्टर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा पढ़ने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग खत्म होगा। अब इसके बाद हम भारतीय मृदा पढ़ाएंगे, भारतीय वनस्पतियां पढ़ाएंगे, भारतीय मृदा, भारतीय वनस्पतियां, फिर भारतीय कृषि पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आप खनिज वाले चैप्टर में आ जाएंगे, खनिज और उद्योग। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से। हाँ, इसके पहले वाली वीडियो मैंने कुछ सवाल किए थे आपसे, उन सवालों का मैं उत्तर आज दे दूं आपको। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी विसर्पण करती है? अधिकतर लोगों ने मेरे अधिकतर सवालों का सही जवाब दिया है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि अधिकतर लोगों ने गलत जवाब दिया है, पता नहीं क्यों। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी विसर्पण करती है? अधिकतर लोगों ने कोसी नदी बताया है। अरे कोसी नदी हिमालय क्षेत्र में विसर्पण थोड़ी करती है। कोसी नदी तब विसर्पण करती है जब वो बिहार में चली जाती है। बिहार में हिमालय थोड़ी है, बिहार में क्या है? उत्तर भारत का मैदान है। तो कोसी नदी हिमालय से निकलती है और बिहार में आकर विसर्पण करने लगती है। यानी कोसी नदी हिमालय क्षेत्र में विसर्पण नहीं करती, कहाँ करती है? उत्तर भारत के मैदान में करती है। मैंने प्रश्न किया है कि हिमालय क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी विसर्पण करती है। मैं जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि झेलम नदी हिमालय क्षेत्र की एकमात्र पहाड़ी नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र में विसर्पण करती है। क्यों? क्योंकि बेरी नाग से निकलने के पश्चात सिंधु नदी चली जाती है कश्मीर घाटी में। जब सिंधु नदी कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है तो कश्मीर घाटी मैदानी क्षेत्र है, हिमालय के बीचों बीच कश्मीर घाटी, अरे वहीं जहाँ पत्थरबाज पत्थर मारते हैं, कश्मीर घाटी कहते हैं उसे, जहाँ श्रीनगर बसा हुआ है। तो कश्मीर घाटी समतल है, तो वहां पे सिंधु नदी झेलम नदी विसर्पण करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ समतल मैदान है तो विसर्पण करती है। इसका उत्तर होगा झेलम नदी। फिर से प्रश्न दोहरा रहा हूँ, हिमालय क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी विसर्पण करती है? झेलम नदी हिमालय क्षेत्र में ही विसर्पण करती है। अगला सवाल, ब्राह्मणी नदी किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ब्राह्मणी नदी किस राज्य के तट पर मुहाना बनाती है? उड़ीसा तट पर मुहाना बनाती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से यहाँ निकलती है और उड़ीसा तट पर यहाँ पर मुहाना बनाती है। अगला सवाल है, कौन सी नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है? कृष्णा नदी। ये है महाबलेश्वर चोटी, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और यहाँ पे गिरती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के तट पर है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी के तट पर है। मैंने गोदावरी नदी पढ़ाते समय जल्दी में बता दिया था कि क्षिप्रा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा गोदावरी की नहीं, आई एम सॉरी बोलता हूँ, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा के तट पर है उज्जैन। अगला सवाल था, भारत में कुंभ मेला कौन कौन सी नदियों के किनारे लगता है? भारत में कुंभ मेला 3 नदियों के किनारे लगता है। गंगा के किनारे 2 शहरों में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में। दूसरी नदी है क्षिप्रा, क्षिप्रा में उज्जैन में लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। तीसरी नदी है गोदावरी, कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे नासिक में लगता है। यानी कुंभ मेला 3 नदियों के किनारे लगता है, गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी। कुंभ मेला 4 शहरों में लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। ठीक है, अगला सवाल है, गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, अर्थात कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं? यहाँ बहती है आपकी गंगा, ये बहती है आपकी गोदावरी और ये है कृष्णा। गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदियां वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, अर्थात डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये तीनों नदियां डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सहायक नदियां जिस तरह से आके मिलती हैं तो जैसे लगता है कोई वृक्ष हो, वृक्ष की शाखाएं निकली हो, यानी सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं। गंगा की सहायक नदियां और सहायक नदियों की भी सहायक नदियां, इसके चलते देख के लगता है जैसे कोई वृक्ष हो और वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं।
ठीक यही हाल गोदावरी नदी का भी है। गोदावरी की तमाम सहायक नदियां हैं और इन सहायक नदियों की अपनी सहायक नदियां, इसके चलते जैसे लगता है कि वृक्ष की शाखाएं निकली हों। तो उत्तर भारत में गंगा और दक्षिण भारत में गोदावरी कृष्णा नदियां वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप अथवा डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। अगला सवाल मैंने किया था, किस पठार से निकलने वाली नदियां अरीय, किस पठार से निकलने वाली नदियां अरीय या अपकेंद्रीय या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं? अरीय अपवाह प्रतिरूप या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। अपकेंद्रीय मतलब एक केंद्र से निकलकर बाहर की ओर रहने वाली। ये एक सेंटर का काम करता है। इसके उत्तर में यहाँ पे सोन नदी बहती है, पश्चिम में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में यहाँ पे पूर्व में महानदी बहती है। तो जो अमरकंटक पठार एक सेंटर का काम करता है, जहां से निकलकर नदियां चारों दिशाओं में चली जाती हैं। तो उत्तर होगा अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। अगला सवाल था, केरल की सबसे लंबी नदी कौन? भरतपुझा। पेरियार दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला था, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जो अमरकंटक चोटी से निकलती है। अगला सवाल था, गांधीनगर किस नदी की तट पर है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, यहाँ पर बसा हुआ है और गांधीनगर बसा हुआ है साबरमती की नदी के तट पर। साबरमती नदी के तट पर गांधीनगर, साबरमती नदी गिरती है खंभात की खाड़ी में। अगला सवाल है, तापी नदी कितने राज्यों से बहती है? बताया तो था, तापी नदी और नर्मदा नदी दोनों नदियां 3 राज्यों से बहती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा और तापी दोनों नदियां 3 राज्यों से बहती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला सवाल है, माही नदी किस राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी यहां से निकलती है, माही नदी यहां से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी यहाँ पे राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और गिरती है खंभात की खाड़ी में। अगला सवाल मैंने किया था, सप्त सैंधव या सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं जाती? व्यास नदी। व्यास नदी यहाँ से निकलती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। ये सतलुज नदी, ठीक है, और ये है व्यास नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जा पाती। तो सिंधु नदी तंत्र की या सप्त सैंधव की एकमात्र नदी व्यास है, जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती। ये हो गया पिछले प्रश्नों का उत्तर। अगले वीडियो में फिर से मैं कुछ नए सवाल आपसे करूंगा। इसी तरह से आप जुड़े रहिए। आपकी प्रतिक्रिया पढ़कर हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपकी प्रतिक्रिया पढ़कर ही कर रहा हूँ। और आपकी प्रतिक्रिया पढ़कर सिर्फ जोश जुनून और उत्साह की बात नहीं है, जोश जुनून आपको चाहिए तो मुझे भी चाहिए। होता क्या है कि आप जो कमेंट करते हैं उससे मुझे समझने में सहायता मिलती है कि मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या बताना है, अगले वीडियो में क्या क्या चीजें शामिल करनी है। कमेंट इसलिए जरूरी होता है और कोई दूसरी बात नहीं है। थोड़ा उत्साह तो मेरा बढ़ता ही है, बाकी आप मुझे एक तरह से गाइडलाइन भी देते हैं कि मुझे अगले वीडियो में क्या डालना है। तो इसी तरह से पूरे दिल के साथ जुड़े रहिए, दिल लगा के जुड़े रहिए। मैं भी जुड़ा रहूंगा। नमस्कार।